व्यवस्था छिन्न भी नहीं की। अब कैसे छिन्न भी की? जब उन्होंने ये देखा कि देश में संवैधानिक दायरे में रहकर के लोग अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़े। मैं सबसे पहले दलितों की बात, देश का दलित तो हजारों साल तक सभा कुछ रहा। बाबा साहब अम्बेडकर के आने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान दिया, ये दिया संविधान, इसमें सबके अधिकार नहीं करते। बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या दिया? इस देश की सवर्ण जाति का व्यक्ति, इस देश का अछूत का व्यक्ति, इस देश के प्रधानमंत्री का बेटा और एक रिक्शा चलाने वाले का बेटा समान है, उनको भेदभाव नहीं। तो हम जैसे लोगों में थोड़ी जागृति आई, हमने शिक्षा ग्रहण करनी स्टार्ट की और धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ना स्टार्ट। महापुरुषों को पढ़ा, भगत सिंह को पढ़ा, अशफाकुल्लाह खां को पढ़ा और ना जाने कितने महापुरुषों को हमने पढ़ा। उनको पढ़ करके हमारी समझ में एक बात आ गई, ये देश आंदोलनों का देश है। इस देश में जब जब कुछ गलत हुआ है, इस देश के लोगों ने आंदोलन किया। देश के लोगों ने आंदोलन करके यहाँ से अंग्रेजों को भगा दिया था, तो फिर काले अंग्रेजों की औकात। तो हम लोगों ने भी आंदोलन किया। SC/ST एक्ट का मामला हुआ, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के दबाव में गलत निर्णय ले लिया कि SC/ST एक्ट को कमजोर कर दिया जाए, जबकि दलितों की स्थिति देश में कैसी है? बागपत में तो भी ठीक हो सकती है, मेरठ सहारनपुर में ठीक हो सकती है, लेकिन अगर आप चले जाएंगे बिहार की तरफ तो स्थिति पता लगेगी कैसी है। आप चले जाएंगे उड़ीसा की तरफ तो स्थिति पता लगेगी कैसी है। आप चले जाएंगे छत्तीसगढ़ झारखंड की तरफ तो आपको स्थिति पता लगेगी कैसी है। आज भी वहां के लोगों के पास रहने खाने के लिए रोटी और मकान नहीं है। आप अगर खासतौर से बागपत के लोग वहां चले गए तो जमींदार है, जिनके पास जमीन है, वो चाहे किसी जाति किसी वर्ग का व्यक्ति है, तो उन लोगों की परेशानी देख करके ये कहेगा मैं सारी जमीन बेच करके इन लोगों के ऊपर लगा देती। मैं लिख के बताऊंगा। लेकिन ये दर्द माननीय मौजूदा देश के प्रधानमंत्री नहीं समझ पाए। हम जैसे लोग लगे, एक दिन देश बंद किया, 2 अप्रैल को देश बंद किया, 13 भाई शहीद हुए, लेकिन SC/ST एक्ट को हमने वापस कराया, पूरी ताकत से वापस कराया। जिन लोगों की समझ में CA/NRC आता है, जो समझते हैं CA/NRC का नुकसान क्या, जो ये सही मायने में जानते हैं कि CA/NRC है किन लोगों के लिए, मैं उनको बताऊं। जब CA/NRC का आंदोलन चल रहा, भाई चंद्रशेखर आजाद जी जामा मस्जिद से गिरफ्तारी देते हैं। चंद्रशेखर आजाद जी का नाम सबको पता लगा कि चंद्रशेखर आजाद भीमा चीफ ने, एक दलित के बेटे ने, बाबा साहब अम्बेडकर की औलाद ने जामा मस्जिद से CA/NRC के खिलाफ वोट किया। लेकिन वहीं कई लाख बीमार के कार्यकर्ता भाई चंद्रशेखर आजाद के आदेश पर बंगाल में गिरफ्तारियां देते हैं, बिहार में गिरफ्तारियां देते हैं, असम में गिरफ्तारियां देते हैं, उड़ीसा में देते हैं, क्षेत्र बंद कर देते हैं। इसलिए क्योंकि CA/NRC का सबसे ज्यादा फर्क अगर किन्हीं लोगों को पड़ रहा था तो वो इस देश के आदिवासी और दलित। आज भी उड़ीसा के अंदर, बंगाल के अंदर आदिवासियों के पास कागज नहीं है दिखाने के लिए कि वो इस देश के नागरिक, आज भी नहीं है। तो ये सरकार जो है, ये सिर्फ अपने वोट बैंक की खातिर लगातार हम लोगों को प्रताड़ना किए, परेशान किए। सेम आ जाते हैं किसान आंदोलन पर। किसान आंदोलन पंजाब से शुरू हुआ, ये कहते हैं लोग, बता दिया खालिस्तानी कह दिया गया। अभी कुछ लोग डांट लेने की बात भी कर रहे थे, अब उनको भी शायद आतंकवादी ना बता दे, सरकार है वही बता सकती है। किसान पिछले 6 महीने से दिल्ली की सड़कों पर सारे अपने तंबू गाड़े में बैठे हैं। मेरा एक सवाल है आप लोगों से कि अगर मैं अपने पिता से कोई जिद कर लूं, नहीं मुझे ये चीज, मुझे मोटरसाइकिल नहीं, मुझे कार चाहिए, और मैं जिद में बैठ जाऊं कि नहीं मुझे कार ही चाहिए, तो मेरे पिता का फर्ज होता है ना मेरी एक बार जिद पूरी करने, या नहीं बनता? तो प्रधानमंत्री जो देश के पहले व्यक्ति कहलाते हैं, उनका फर्ज नहीं बनता देश के किसानों की आवाज सुनने? बनता है ना, लेकिन वो नहीं सुन रहे। वो किसलिए नहीं सुन रहे हैं? जिनके पास 1000 बीघा 5,000 बीघा जमीन है, उनको तो फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन इस देश में जो पिछड़े समाज के लोग रहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार जो पिछड़े समाज के लोग हैं, जिसमें जाट आते हैं, गुर्जर आते हैं, बहुत सारे मुस्लिम आते हैं, सैनी मोड़ के बाद कितनी जाति आती है जिनके पास 20-20 बीघे, 30-30 बीघे, 40-40 बीघे जमीन है, उनको फर्क पड़ता है, लोग जानते हैं। तो माननीय मोदी जी इस देश की सारी सत्ता जो है वो हमारे देश के जो बड़े व्यापारी हैं, अडानी अंबानी को दे देना चाहते हैं कि अगर तुम अपने खेत में गेहूं उगाओगे तो अडानी जी तय करेंगे वो कितने रुपए किलो भी है। अभी भी आप मॉल में जाइए, वो देखिए आपने कुकड़ी के दाने, मक्की की कुकड़ी के दाने, वो जब हम रेते में डालकर उसको करते हैं, खिल जाते हैं, क्या बोलते हैं उनको? पॉपकॉर्न।
मॉल में वो 5 रुपए के कुकुड़ी के दाने 300 रुपए की बिकता है। 300 रुपए। सोचिए किसान के पास कितना पहुंच रहा है। ये समझने का विषय है। ये किसी जाति धर्म से जुड़ा हुआ विषय नहीं है, ये समझने का विषय है। इस लड़ाई को बहुत ज्यादा मजबूती के साथ लड़ने का विषय है। हमें भी बहुत सारे लोगों ने पूछा कि जो आंदोलन, किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, तो भीम आर्मी का क्या रूप है। हमने एक जवाब दिया कि हमारे बाप ने आंदोलन की घोषणा की है। वो अगर ये कहेंगे कि दिल्ली बंद तो दिल्ली बंद, और वो अगर ये कहेंगे कि ये पूरा देश बंद तो देश बंद। हम बिना सोचे समझे किसान बुजुर्गों के साथ खड़े पूरी ताकत से। और मैं आपको जानकर जोर दूं, इस देश में मात्र एक संस्था ऐसी है जिसके नाम से सरकार होती है, ये नीले पड़ने वालों की संस्था। इसमें अगर किसान है नीला पड़ना डाल के चला जाता है ना, तो अधिकारी और नेता को सोचना पड़ता है। अगर एक चौधरी साहब नीला पड़ना डाल के चले गए ना, तो अधिकारी और नेता को सोचना पड़ेगा कार्यकर्ता भीम आर्मी का। तो भीम आर्मी इतनी मजबूत है देश के अंदर कि भीम आर्मी अगर एक घोषणा करती है, यहाँ से मैं कोई घोषणा करूं तो 22 राज्यों की सरकार को फर्क डालूंगा। 22 राज्यों की सरकार को फर्क पड़ता है। 22 बच्चा डालता, ये ताकत भीम आर्मी की है। अभी आपने देखा होगा बहुत सारे रेप लगातार हो रहे हैं। उन्नाव में भी हुआ है, हाथरस हुआ है, अभी गाजीपुर हुआ है। प्रत्येक दिन तो रेप हो रहे हैं। रेप की संख्या बढ़ रही है ऐसा हमें लग रहा है। नहीं, रेप की संख्या तो कम है, लेकिन अब जब रेप हो रहे हैं तो भीम आर्मी उन केसों को जाति के आधार पर दबे नहीं देती। बता लिए कि रेप हो गया, इसमें रेपिस्ट को आपको सजा देनी पड़ेगी। ये काम भीम आर्मी। महत्वपूर्ण चीज क्या है ये समझना पड़ेगा कि महत्वपूर्ण चीज देश के अंदर क्या है। महत्वपूर्ण चीज ये है कि जिन लोगों ने भारत देश में जंगलों को खोद करके बिल्डिंगें बना दी, जंगलों को खोद करके खेती लायक जमीन पैदा कर दी, जंगलों को खोद करके सड़कें बना दी हो, उनकी हिस्सेदारी देश में है। महत्वपूर्ण चीज ये मैं पूछता हूँ प्रत्येक व्यक्ति से। अभी से मुझे बताया एक साथी कह रहे भैया कुछ हमारे समाज के लोग आए हुए हैं और सम्मान नहीं करेंगे तो नाराज हो जाएंगे। एक साथी ने कहा कुछ समाज के आए हुए हैं, एक साथी ने कहा कि कुछ जाटा समाज के लिए। मेरा कहने का मतलब यहाँ पे बहुजन समाज के लोग आए हुए हैं, मेरा सवाल उनसे है, जब हमारे पुरखों ने देश के लिए इतनी कुर्बानी दे दी है, क्या देश में सही हिस्सेदारी का मकसद हमारा नहीं बैठता? क्या हमें इस देश में हिस्सेदारी नहीं चाहिए? क्या हमें अधिकार नहीं चाहिए? रिजर्वेशन के नाम पर जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने यहाँ के दलित आदिवासी पिछड़ों को छोटा सा टुकड़ा दिया, जिसका रिजर्वेशन का फायदा लेकर हम आज राजनीतिक मजबूत हो रहे हैं, हम थोड़े बहुत नौकरियों में मजबूत हो रहे हैं, उस रिजर्वेशन को छीन लिया जाता है। ये सब एक ही घड़ी के दो पहलू हैं। ये किसान आंदोलन उससे जुड़ा हुआ है, देश को जो प्राइवेटीकरण किया जा रहा है ये किससे जुड़ा हुआ है? एक तरफ तो किसान के खिलाफ बिल पारित कर दो, दूसरी तरफ रेल बेच दो, तीसरी तरफ LIC बेच दो, जितनी सरकारी संस्थाएं वो बेच दो। हमारा दिमाग चला गया किसान आंदोलन की तरफ। हमारी समझ ही नहीं आया कि ये जो सरकार है, समझौती सरकार है, ये कॉन्स्टिट्यूशन से रिजर्वेशन खत्म करना चाहती है। समझ नहीं आया ना, तो समझना पड़ेगा। हम सब लोगों को मिलकर के समझना पड़ेगा कि अगर हम अधिकार की लड़ाई जीतना चाहते हैं तो साथियों साथ खड़े हो, भीम आर्मी के साथ खड़े रहो। चंद्रशेखर आजाद को देश में नेता मान लिया, विश्व ने चंद्रशेखर आजाद को उभरता हुआ नेता मान लिया, विश्व ने चंद्रशेखर आजाद को उभरता हुआ नेता मान लिया है। और भारत का एकमात्र व्यक्ति है जिसका नाम आया, जिसका पहचान पत्र भारत का है, जिसका वोटर ID भारत का है, जो कभी विदेश नहीं गया, जो सिर्फ एक टीचर का लड़का है, जिसे भी ये नहीं पता कि पूरी बात होता क्या है। उस व्यक्ति के काम को विश्व ने माना है कि वो वाकई मजदूरों की महिलाओं की लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, देश का दुर्भाग्य देखिए, सिर्फ जाति के आधार पर चंद्रशेखर आजाद का आकलन किया जाता। उसकी जाति को देखते हुए एक न्यूज चैनल है जी न्यूज, उसने जाकर मुंबई में, उसने जाकर गोवा में, उसने जाकर हैदराबाद में पूछा, वैसे लोग जानते हैं, मैं पूछता हूँ न्यूज चैनलों से, अगर चंद्रशेखर आजाद की पहचान पूछनी है तो जाकर पूछो झुग्गी झोपड़ियों की, जाकर पूछो छोटे किसानों से, जाकर पूछो उन लोगों से
जिनके घर में एक टाइम का खाना होता है, वो भाई सिकंदराबाद की पहचान है। आज मौजूदा सरकार जो आई है इसके अंदर, उसका सिर्फ एक मोटो है, जाति के नाम पर और धर्म के नाम पर दंगे। भाई कितने सारे मुस्लिमों को मौलिकी में मारा गया, मुझे बताने होता नहीं है। नजीब मरा, जुनैद मरा, गुलाम मरा, अंसारी झारखंड से वो मरा, ऐसे ही दलित भी बहुत सारे बन चुके हैं। भाई वही जमुला को मार दिया गया। तो हमें समझना पड़ेगा ये है क्या, सरकार का षड्यंत्र क्या। सरकार सिर्फ अपनी राजनीतिक सत्ता को स्थापित करने के लिए जब उसे ये लगने लगता है कि अब देश के लोग समझ रहे हैं उसको, उसी गलत नीतियों को तुम दंगे करा रहे। मुझे भी मेरे मित्र है संगीत, उसने कहा तुम मुसलमान को नहीं जानते हो, मैं तुम बता दो। मुसलमान गद्दार है, हमने अच्छा। मुसलमान आतंकवादी है, हमने अच्छा। तो हमने नेट खोला, देखा, डाला कि मुसलमान कौन है, तो पता लगा देश की आजादी में सबसे ज्यादा सिर कटवाने वाले, सबसे ज्यादा शहादत देने वाले मुसलमान हैं। और ये आरएसएस के संगी जिन्होंने नागपुर मुख्यालय पर कभी तिरंगा ना फहराया हो, ये बता रहे हैं। सोच रही बात, मैंने उससे पूछा, भाई मुझे एक बात बता दो, ये जो आरएसएस जो आप मुझे भी हिंदू बताते हो, आप जाट को भी हिंदू बता देते हो, सबको हिंदू बता देते हो, ठीक है, लेकिन आरएसएस की महत्वपूर्ण इकाई जो है, आरएसएस की सबसे बड़ी जो इकाई है, उसमें कितने अदर ब्राह्मण जन कितने लोग हैं, ये मुझे आप जवाब दीजिए। कोई जवाब नहीं था, क्योंकि मैं जानता हूं कि इस देश का बहुजन समाज में वहां हिस्सेदारी करेगा, वहां भी हिस्सेदारी की बात करेगा। तो ये लोग कितने तेज हैं, इन्होंने वहां हमारी कोई आरएसएस के ऊपर के बढ़ाने पर कोई भागीदारी नहीं रखी। वो किस लिए कि इन्हें हमारी कैपेसिटी पता है, इन्हें पता है कि सम्राट अशोक ने इस देश पर राज कैसे किया था, इनको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य कैसे इस देश पर राज करके गया था, इनको पता। ये हमारी कैपेसिटी जानता है। तो ये इसलिए हमें वहां तक नहीं पता है, क्योंकि बात ये पता है, ये बाबा साहब का मूवमेंट नहीं चलाएंगे, अगर ये हम लोगों को अपने मूवमेंट में मिलाकर वहां तक पहुंचा देंगे, हम इससे वो भी छीन लेंगे, हम ताकतवर लोग हैं। ये हमारे बुजुर्गों ने सीखा। मैं एक महत्वपूर्ण बात और बता दूं, भारत के अंदर जो मुस्लिम रहता है, भारत का जो मुस्लिम है, वो कहीं ना कहीं यही से कन्वर्टेड है। कई इतिहास उठाकर देखिएगा, पढ़िएगा, भारत में अधिकतर मुस्लिम 99% वो भारत के लोगों से कन्वर्टेड है। तो मैं जब हिस्ट्री पढ़ रहा था, तो ये जो बताया जाता है संधियों के द्वारा कि नहीं फलाने राजा ने तलवार की नोक पर मुसलमान बना दिए, टिकड़े राजा ने ये कर दिया, उकड़े राजा ने ये कर दिया, समझ में एक बात नहीं आई। मैं बाबा साहब अम्बेडकर को मानता, मेरे भी छाती पर कोई बंदूक रखा है, वो कहे कि बाबा साहब को तू नहीं मानेगा, मैं उसको मेरा जवाब ये होगा, तू गोली मार दे, मैं घूमता मतलब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का। क्या उस समय ऐसे लोग नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तो देश के अंदर जो धर्म परिवर्तन हुआ, वो धर्म परिवर्तन शोषण के आधार पर हुआ है। जिन लोगों का शोषण किया जाता था, जिनकी बेटियों को उठा दिया जाता था, जिनको खाना खाने नहीं दिया जाता था, उन लोगों ने धर्म परिवर्तन करके यहाँ पर मुस्लिम बने, ईसाई बने। ऐसे आप एक बार बताइए, जब मेरा भाई एक चला गया ईसाई बन गया, मेरा भाई एक बौद्ध बन गया और मेरा भाई मुसलमान बन गया, तो क्या हमारा डीएनए अलग हो जाता है? डीएनए एक रहता है ना। तो फिर क्या सिर्फ धर्म के आधार पर हम बढ़ जाए, आपस में लड़ लड़ के मर जाए? समझिए चीजों को। वो जानते हैं हमारी कैपेसिटी, वो ये भी जानते हैं कि एक आदमी यहाँ आया था, बहुजन समाज इकट्ठा करके उत्तर प्रदेश की राजनीति को चैलेंज कर दिया था, सत्ता छीन ली थी। अब और लोग आए हैं, बहुजन समाज की थोड़ी पर लोग आए हैं, और अगर आपने एक बार आशीर्वाद दिया, एक बार कंधे पर हाथ रख दिया, तो इस देश की सत्ता को छीनते हैं इन लोगों से। मेरे सवाल बहुत होते हैं, मैं यहाँ बैठे ओबीसी समाज के लोगों से पूछना चाहता हूँ, अलग अलग जाति के, मुझे बताइए जुडिशरी में आपका प्रतिनिधित्व कितना? बस इस सवाल का मुझे जवाब चाहिए, मिल जाए तो नेट पर डाल देना मेरा नाम लिख करके, एक पोस्ट करवा देना इससे भी कि जुडिशरी में वहां हमारा इतना प्रतिनिधित्व है। विनय रतन सिंह ने बागपत में सवाल किया था, वो मुझसे पहुंच जाएगा दिनों में, कोई ना कोई फोन करके बता दे भैया एक मैसेज फेसबुक पर आपके लिए चल रहा, बता दीजिए। नहीं मिले। आईएएस पीसीएस में आपका प्रतिनिधित्व कितना? सवाल है। यहाँ कितने आपके चेयरपर्सन है, यहाँ कितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में आपके चीफ है, ये सवाल है। बिल्कुल सही सवाल है मेरा। आबादी देश में सबसे ज्यादा किसी की बैकवर्ड की है?
इस देश में राज किसका होना चाहिए? तो बैकवर्ड का होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। राज किसका है? सहयोग का। इस देश की जुडिशरी पे किसको बैठा होना चाहिए था? क्या हम लोगों में पढ़े लिखे दिमागदार लोग नहीं है? लेकिन वो हमें वहां बैठने नहीं देंगे। उसका रीजन है एक, मैं बताऊं क्या रीजन कि देश का जो किसान है ना, विश्व का सबसे बड़ा वैज्ञानिक है, जो पानी नालियों में पानी का यूज कर देता हो खेती के लिए, कितना बड़ा वैज्ञानिक हो। तो उन्हें हम पर शक है कि हम इतने दिमागदार लोग हैं कि अगर एक बार सत्ता की चाबी कहीं हाथ लग गई ना, तो हम सही सत्ता किसे कहते हैं, किसको कैसे चला जाते हैं वो बता दें। इसलिए वो लोग हमसे लड़ते हैं। तो समझिए, ये सिर्फ सत्ता का खेल है। वो जाति के धर्म के आधार पर हमको इसलिए लगाए हुए हैं कि हम बहुजन समाज के लोग इस देश में 85 से 90% हैं, और अगर एक बार इकट्ठा हुए तो उनकी सत्ता कभी आएगी नहीं। अब जरूरी यह है कि हमें सोचना है। एक गलत बात कहता हूं, मैं माफी मांगूंगा कि दूसरे के घर में आप किराए पर रहते तो वहां कुत्ते कराएंगे, और अपने घर में आप कुछ भी है तो वहां सेब ही रहेंगे। एक घर तैयार करके बीमारी ने, वो घर तैयार किसने किया गया है? वो पूंजीपतियों के लिए घर नहीं है, वो पितृसत्तात्मक प्रणाली स्थापित करने वालों के लिए नहीं है, वो वंशवाद या जातिवादियों का घर नहीं है। वो घर है उन लोगों के लिए जिनके अंदर कैपेसिटी है, जो वाकई ये चाहते हैं कि मैं समाज का दर्द मेरे अंदर है, मैं इस देश की राजनीति को बदलना चाहता हूँ। घर उनके लिए, वो घर उनके लिए है जो वाकई सम्मान की परिभाषा समझते हैं। सम्मान की परिभाषा क्या होती है? वो घर उनके लिए। उस घर का नाम है आजाद समाज पार्टी। सब लोगों ने बताया कि आजाद समाज पार्टी एक राजनीतिक दल है। मैं आपको बता दूं, चंद्रशेखर आजाद की टीचर के बेटे, मेरे पिताजी सिपाही, और मैं यहाँ जो बैठे हमारे साथी हैं, वो नीटू बैठा हुआ है, उसके फादर किसान थे, उसको शायद है भी नहीं। ये सुभाष बैठा हुआ है, ये किसान, इसके पिताजी बेचारे छोटा मोटा बिजनेस करते हैं। तो हम सब लोग ऐसे परिवारों से आते हैं जिनको दर्द क्या होता है ये मालूम है, जिनको ये पता है कि रोटी की भूख क्या हो, जिनको ये पता है कि इस देश में शोषण कैसे सहा जाता है, हमको ये मालूम भाई। तो इस देश की व्यवस्था को बदलने के लिए, इस देश की पूंजीपति ताकत को चुनौती देने के लिए, और इस देश की वंशात्मक प्रणाली को नस्ते नाबूद करने के लिए हम लोगों ने एक मिशन चलाया है, राजनीतिक मिशन। उसका नाम आजाद समाज पार्टी का। भीम आर्मी के नाम से ये थर्राते हैं ना, हमसे ये डरते हैं। हमारा कोई एमपी एमएलए तो नहीं है, हमारे कोई बड़े नेता विधायक तो नहीं है, मंत्री तो नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार से डरती है। तो समझिए कि जिन लोगों के पास राजनीतिक ताकत ना हो, जिनका संरक्षण करने के लिए देश में कोई पार्टी आगे ना आती हो, जिनके पीछे किसी का कोई बैकग्राउंड ना हो, उन लोगों से यहाँ की सरकारें और यहाँ का प्रशासन डरता है, कुछ गलत कर देता। सोचिए अगर ऐसे लोग ताकत में आए, आपके क्षेत्र से ऐसे लोग चुनकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में और संसद में चले गए, तो सोचिए इस देश की तस्वीर नहीं बदलेगी क्या? बिल्कुल। हम लोगों का एक सपना है कि अगर मजदूर मजदूरी करके आए तो अगले दिन की उसको रोटी की चिंता ना हो, उसको ये ना लगे कि मुझे अगर वो मजदूरी ना मिले तो मुझे रोटी ना मिलेगी। ये हम लोगों का सपना, और ये सपना पूरा वही व्यक्ति कर सकता है जिसने भूख झेली हो, जिसे भूख का दर्द पता हो। अगर मैं ये कहूं कि आगे अडानी जी का लड़का आएगा, यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा, कल यहाँ का सीएम होगा, वो किसान की, जैसे मजदूर की व्यथा समझ पाएगा? उसे तो भूख का अंदाजा ही नहीं है, उसे कभी ये नहीं पता कि भूख होती क्या है। भूख होती क्या है ये भूखा ही बता सकता है। और ये जो मूवमेंट, जिस मूवमेंट को हम चला रहे हैं, जो फूले साहब अम्बेडकर का मूवमेंट कहते हैं, जिसे धन सिंह कोतवाल का मूवमेंट कहते हैं, जिसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का मूवमेंट, काशीराम साहब का मूवमेंट कहते हैं, जिसको हम बहुजन मूवमेंट के नाम से जानते हैं, ये मूवमेंट भूखे गरीब लोगों का मूवमेंट है। इस मूवमेंट को वही लोग चलाते हैं जो जिन्होंने कभी भूख देखी, जो मजदूर हैं, जो छोटे किसान हैं, छोटे व्यापारी हैं, इस मूवमेंट को वो चलाते हैं। आज देश का प्रत्येक वर्ग परेशान है, पढ़े हुए शिक्षित इस बात को मैं कहता हूं, वरना देश का प्रत्येक वर्ग परेशान है। और इस परेशानी में इस देश के युवाओं को सोचना चाहिए कि जब देश बिक रहा हो तो हमें जो खड़े रहना है, खड़े होना। देखिए यहाँ के जो गृह मंत्री है
यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, जिस राज्य से वो आते हैं ना, जब इस देश में अंग्रेज आए थे तो उसी राज्य से घुसे थे और पूरा देश को गुलाम कर दिया। आज हमने उनके हाथ में देश दे रखा है। वो बड़े व्यापारी हैं। गुजरात में जो पूंजीपति लोग हैं तो उनका मतलब सिर्फ व्यापार से है, वरना वहां गरीब आदमी बेचारा रोटी की मार खेलता है। और अगर हमने व्यापारियों को देश दे दिया है तो आप क्या सोचते हैं? आप क्या सोचते हैं आपकी फसल कितने की बिकेगी वो ये तय करेगा? वो तो ना व्यापार देखेंगे कि उनको बेनिफिट कहाँ हो रहा है और कहाँ नुकसान हो रहा है। जहाँ उनका फायदा होगा वो वहां आपको बेच देंगे, जहाँ उनका नुकसान होगा वहां पर रुक जाएगा। ये लोग 3 दिन है, वो तो है अडानी जी को बेच दिए हैं पहले से ही। गुजरात में कई 100 एकड़ के वेयर हाउस खोल के गए हैं। ये CNRC वही तो था। हिटलर को कभी पढ़े हो ना, कभी हिटलर को पढ़िएगा। जब आप हिटलर को पढ़ेंगे तो CNRC का दंश क्या है वो समझ आता है। ये जो विरोधी क्या बनाए गए थे, इसलिए बनाए गए थे कि आपको वहां डाल दिया जाए और धीरे धीरे करके आप लोगों की वहां मौत ही हो, वहां से निकल ना पाओ। फिर ये एक प्रकार की हिटलर ने कभी ऐसा किया था। जर्मनी में हिटलर ने व्यवस्था लागू की थी जो आज यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने लागू की। अब आप सोचिए कि भीम आर्मी के लोगों के साथ लड़ना है या सिर्फ उन गद्दारों की तरह, सामान्य की औलादों की तरह देश को धोखा देना है। मैं बता दूं, मैं यहाँ कर्ज उतारूंगा क्योंकि मैं जाति से दलित हूँ। मैं बाबा साहब अम्बेडकर का अनुयायी हूँ। मैं एक अछूत हूँ। मुझे याद है जब महात्मा ज्योतिबा फूले साहब को हमारी शिक्षा के लिए जगह नहीं दी जा रही थी तो जब इस देश का मुसलमान खड़ा हुआ, मुझे सही से याद है माता सावित्रीबाई फूले को महिलाओं को स्कूल खोलने के लिए जगह नहीं दी जा रही थी तो फातिमा शेख नाम की मेरी बहन खड़ी हुई, जिसने कहा मैं तेरे साथ। मुझे याद है जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर गोल मेज में दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग कर रहे थे, उस समय यहाँ के मनुवादी ताकतों ने इसका विरोध किया था। लेकिन इस देश के मुसलमान ने ये बात नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर वाकई पीड़ितों की बात करें हमी के साथ। मुझे और मैं ये भूलूंगा नहीं, मेरी ये टीम भूलेगी नहीं। जब जब मौका मिला है तब तक इस एहसान का बदला उतारने का छोटा सा प्रयास किया। वो चाहे CNRC का मामला हो, वो चाहे नजीब का मामला हो, वो चाहे इंसानी का मामला हो, वो किसी भी मेरे साथ का मामला हो, छोटे मोटे लड़ाई खूब लड़े। तो मुझे याद है, मैं चीजों को याद है जिसने मेरे पूर्वजों का सम्मान किया हो, जिन्होंने मेरे पूर्वजों को आगे बढ़ाने का काम किया हो। मेरे लहू का एक खतरा जो उनके काम आया तो मेरे जैसा व्यक्ति नहीं आ रहा है। और एक चीज समझ लीजिए, हमने कभी देश से गद्दारी नहीं की, हमने कभी किसी कौम से गद्दारी नहीं की। हमारे अंदर जो खून प्रवाहित होता है, जो DNA है, वो शुद्ध और शुद्ध DNA है। तो गद्दारी का नाम हमारे लोगों के से कभी उम्मीद नहीं होता। क्योंकि हमने बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ा है, भगत सिंह को पढ़ा है, हमने इनके सावरकर को भी पढ़ा। तो जेल में बेचारा बंद हो गया, जब उसने देखा कि तू जेल से नहीं निकल पाएगा तो अंग्रेजों को चिट्ठी लिख दी कि मैं तुम्हारी गुलामी स्वीकार करता हूँ लेकिन मुझे जेल से निकाल दीजिए। हमने उसको भी पढ़ा। तो हम उन गद्दारों की औलाद नहीं है, हम अनुयायी है बाबा साहब अम्बेडकर के, हम अनुयायी है काशीराम साहब के, हम अनुयायी है शराफुल्लाह खान, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह। हम उनके अनुयायी हैं और उन्हीं की आइडियोलॉजी पर काम करते हैं। पूरे देश के अंदर जहाँ भी हम जाते हैं इसी आइडियोलॉजी पर काम करते हैं। चीख कर कहते हैं जहाँ देश में एक जज को बोलने की आजादी सरकार ने छीन ली हो, यहाँ देश में पुलिस प्रशासन के अधिकारी न्याय के लिए न जाने जाते हैं, वहाँ भीमान के लोग चीख कर कहते हैं और ये कहते हैं जिसको जो करता उतार दो, गलत करोगे तो आवाज उठाइए, जेल से ज्यादा मुझे तुम डाल ही नहीं सकते। कई सारे कार्यक्रम तो किसान है छोटा भाई, ये आज से जुड़ा हुआ नहीं है, ये बहुत लंबे टाइम से जुड़ा हुआ है। हमारे साथी मंजीत सिंह नोटियाल यहाँ पढ़े थे तो सीट मिला ये और मुझे लगता है जब से ये जुड़ा है, ये मुस्लिम है नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ये जब से भीम आर्मी का मजबूत कर रहा था ये बता। और हमारे है, हमारे कुलदीप भाई और हमारी बहुत सारी टीम जो यहाँ की है, इनके कंधों को मजबूत कीजिए। बागपत में शोषण होगा तो ये शोषण नहीं होने दिया जाए, अन्याय किसी का होने दिया जाए।
पढ़े ही जेल जाना पड़े, इसके लिए ये इरादा है इंसान के लिए कि अगर किसी के साथ गलत होता है, किसी बेटी के साथ गलत होता है, तो निशान तू वहां सबसे पहले खड़ा होगा। तू जेल जाएगा, मुझे परवाह नहीं, तेरे पर लाठी चार्ज होगा, मुझे परवाह नहीं, लेकिन वहां अन्याय के खिलाफ सबसे पहले खड़ा हो। ये खड़ा हो कि भाई छोटा खड़ा होता है। तो मुझे आप लोगों से पूरी उम्मीद है कि आप अपने बच्चों का हौसला बढ़ाएंगे, अपने बच्चों के हाथ मजबूत करेंगे और कोशिश करेंगे कि देश की सत्ता जो गलत लोगों के हाथ में हम ही लोगों ने दे दी है, उस देश की सत्ता को इनसे छीन करके सही लोगों के हाथ में दे दी। इसमें मैं एक महत्वपूर्ण चीज और बता दूं, भारत की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसके विषय में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लिख करके ना करें। जिस दिन इस देश की राजनीति पर एक अम्बेडकरवादी बैठे, मैं किसी जाति धर्म की बात नहीं कर रहा, तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को सही से जानता हूँ, वो जिस दिन इस देश की राजनीति पर बैठेगा, ये समझिए इस देश का उद्धार हो रहा है। यहाँ की चाहे पेयजल योजना हो, कृषि के कितने कार्यक्रम हो, यहाँ की चाहे अर्थव्यवस्था हो, वो सारी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने हाथ से रखी हुई। तो सब लोग बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़े, आगे की ओर बढ़े। ये छोटा भाई किसान जो इसको जिला अध्यक्ष पद से हटाया गया था आगे बढ़ाने के लिए, इसकी जितनी भैया मैं जिला जेल में जाता हूँ, तो जिद तो नहीं चलेगी। तो ये जो है यहाँ पर ये जो मेरठ मंडल लगता है सर, मेरठ मंडल, तो किसान को जो है अब मेरठ मंडल का प्रभार दिया जाता है हमारे मेरठ मंडल के। और हमारे पश्चिम बंगाल के प्रभारी यहाँ पर है भाई सुभाष राठौर जी, ठीक। अब मेरठ मंडल की जिम्मेदारी किसान के लोगों पर दी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि किसान ने जैसे बागपत में मजबूत चीज पैदा करके दिखाई है, पूरे मंडल में दिखाएगा। और हमारे तमाम साथी आए हैं, टीटू आए हैं, आजाद समाज पार्टी से शामली से जिला अध्यक्ष है, हमारे साथी आए हैं, अजय भाई हैं, पीएम आर्मी के मुजफ्फरनगर के जिला अध्यक्ष अनुज भाई हैं, पीएम आर्मी के शामली के जिला अध्यक्ष और तमाम टीम हमारे साथ आई है। ये छोटा भाई गुलजार गाजियाबाद से है, और जब गुलजार का नाम कहीं आता है ना, बस लोगों को अपने आप पता लगता है ये बाबा साहब है। भाई जी और तमाम साथी, मैंने बताया ना बहुत सारे साथी जिनके नाम छूट गए हैं, मैं माफी चाहूंगा, सबके नाम तो नहीं ले पाऊंगा। बस मुझे एक ही उम्मीद है कि अब आप मजबूती के साथ बागपत को मजबूत करेंगे और बागपत की राजनीतिक सत्ता की चाबी जो है वो बहुजन हो जाती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग ये काम करेंगे। मैं आभारी हूँ आप सब लोगों के, आप लोगों ने मुझे बुलाया, मुझे नीचे सुना, इतना मान सम्मान दिया। बस मैं इन सब की ओर से एक बात आपको कह दूं कि जो साथी मेरा मान सम्मान नहीं कर पाए वो समझ ले मेरी ओर से हाथ जोड़ कर मैं उनसे माफी मांगता हूँ। ये मेरा सौभाग्य नहीं था कि मैं इसे साथियों को समान सम्मान नहीं करा पाया, क्योंकि मान सम्मान से ज्यादा काम की वैल्यू है। और मुझे बहुत सारे बहुत काम है, मुझे मुंह में खड़ा करना है, मुझे लोगों को जगाना है, मुझे अपनी बहनों को खड़ा करना है, मजबूती के साथ खड़ा करना है, लड़ाई के लिए तैयार करना है, इसमें फिर से रेगुलेशन के लिए तैयार करना है, एक आंदोलन के लिए तैयार करना है। चंद लाइनों से बात साथियों, हम तो फकीरी मिजाज रखते हैं अपनी ठोकरों में, साथियों हम तो फकीरी मिजाज रखते हैं, अपनी ठोकरों में डाल लगते हैं। भीम आर्मी के लोग कर की परवाह नहीं करते दोस्तों, भीम आर्मी के लोग तो अपनी मुट्ठी में रखते हैं। और हाँ एक चीज और मैं बता दूं, देखिए भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी कुछ अलग नहीं है। भीम आर्मी एक सामाजिक संगठन है, आजाद समाज पार्टी उसी सामाजिक संगठन से निकले हुए जो लीडर है उनका एक राजनीतिक दल है। तो जो भी साथी तो ये लगता हो, मेरी बहन को ये लगता हो कि वो वाकई देश की सत्ता व्यवस्था बदलना चाहती है, वो आए आजाद समाज पार्टी ज्वाइन करें। जिस छात्र को ये लगता हो कि वो राजनीति करने में सक्षम है, वो भीम आर्मी का स्टूडेंट फेडरेशन ज्वाइन करे। जिस मजदूर को ये लगता हो कि मेरे हक अधिकार छीने जा रहे हैं और मुझे एक लड़ाई लड़नी है, तो भीम आर्मी की मजदूर भी हो। मेरी बहनों को ये लगता हो कि मेरी बहनों के अधिकार या प्रतिनिधित्व पुरुष नहीं लेने देना है, तो आप आए हमारी महिला की उसमें आप सब लोगों के लिए अलग अलग सारी चीजें बना दी गई है, जहाँ जिसकी जितनी कैपेसिटी उसको बनाया जाएगा। जय भीम, जय भीम।